हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन की। जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि कल हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ाई की थी। तो मौर्योत्तर काल क्या है? आपका जो मौर्य थे और मौर्य से और गुप्त के जो बीच का समय था वो कहलाया आपका मौर्योत्तर युग। अगर मैं मौर्योत्तर युग की बात करूं तो मौर्योत्तर युग में 3 शक्तियां भारत में जन्म ली। पहला हुआ आपका शुंग वंश, दूसरा हुआ कंड वंश और जो तीसरा था वो था आंध्र सातवाहन वंश, और इसके बाद आपका गुप्त वंश आ जाएगा। तो अगर बात की जाए तो मौर्य, देखिए उस समय जो भारत था वो कैसा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। उस समय का भारत कुछ ऐसा था। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर बताता हूँ। यहाँ पर 5 नदियाँ आपको मैंने बताई थी: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब उस समय हुआ क्या कि जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी मगध। और मगध में शासन पहले रहा किनका? नंदों का जो अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। यही तो मैंने बताया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो हुआ आपका वृहदत्त। और वृहदत्त का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या करके एक नया वंश का निर्माण किया जिसका नाम हुआ आपका ब्राह्मण वंश या फिर शुंग वंश। और इस ब्राह्मण वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ देवभूति, जिसकी हत्या कंड वंश के फाउंडर वासुदेव ने कर दी। और वासुदेव ने इसकी हत्या करके एक नए वंश का निर्माण किया जिसका नाम हुआ कंड वंश। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ सुशर्मा, तो सुशर्मा की हत्या कर दी सिमुक ने, और सिमुक ने इसकी हत्या करके एक नया वंश बनाया जिसका नाम हुआ आंध्र सातवाहन वंश। यानी ये चीजें आपको कल कंप्लीटली क्लियर हो गई थी। अब हम बात करने वाले जो विदेशी शक्तियां, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो आज हम लोग यूनानियों के बारे में देखेंगे। उस समय ऐसी देखिए कुछ चीजें थी। अब अगर आप देखिए इसी में बात करेंगे तो हुआ क्या कि सिकंदर पहले किसके शासनकाल में आया? यहाँ सिकंदर आया, झेलम के तट पर एक युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में, जिसको हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाइडेस्पीच का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध भी कह सकते हैं, हाँ वितस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा। अब झेलम के बाद चिनाब, रावी और व्यास और फिर सतलज। और व्यास नदी से क्या हुआ था? सिकंदर वापस लौट गया था क्योंकि इसकी सेना ने इस नदी को पार करने, इसके उत्तरी भाग को पार करने से मना कर दिया था। अब इसका एक सेनापति था, मैंने आपको इसके 2 सेनापति बताए थे, एक तो सेलुकस निकेटर और दूसरा निर्याकस। जो निर्याकस था वो कौन था? वो इसका जल सेनापति था। और जो इसका सेलुकस निकेटर था वो सेनापति था। तो इसके बाद जो भारत आया वो कौन आया? वो आया सेलुकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर जब भारत आया तो उस समय मगध में किसका शासन था? उस समय मगध में मौर्यों का शासन था। और मौर्यों में कौन? मौर्य वंश का जो फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मगध की गद्दी पर, क्योंकि मौर्य ही उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो कि मैंने आपको कल ही बताया हुआ था। अब सेल्यूकस निकेटर को मौर्य किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, जिसके बदले में इसने अपने 4 प्रांत और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासन हुआ वो हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आपका क्या हुआ? अशोक। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ वृहदत्त, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। ब्राह्मण वंश के बाद कंड वंश, कंड वंश के बाद सातवाहन वंश। अब जब देखिए सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में छोड़कर गया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर के बाद जो अब अगला आएगा वो होगा डेमेट्रियस, जो इसका क्या माना जाता है? इसी का वंशज माना जाता है। तो डेमेट्रियस जब भारत आया तो वही पहला आपका क्या कहते हैं, आपका यूनानी शासक भी होगा यहाँ पर। तो आइए हम लोग आज देखने वाले हैं यमन राज्य के बारे में। यमन कहिए या फिर हिंदी यूनानी, बात एक ही है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब अगर इसमें बात की जाए यूनानी में तो 4 शक्तियां आई। सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक आए, फिर पहलव आए, और फिर आपके क्या आए?
कुषाण आए। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डेमेट्रियस प्रथम, क्योंकि डेमेट्रियस प्रथम के समय जो साम्राज्य था वो तो डेमेट्रियस प्रथम तो अक्षुण्ण बनाए रखा, लेकिन जो इसके बाद अगला शासक हुआ डेमेट्रियस सेकेंड, उसके समय में साम्राज्य टूट फूट गया। और इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ वो हुआ मिनांडर, जो कि मैंने बताया भी था कि मिनांडर पुष्यमित्र शुंग के समय भारत आया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसे मिनांडर को क्या किया था, हरा दिया था। तो अब अगर बात की जाए डेमेट्रियस की, तो डेमेट्रियस प्रथम, अब डेमेट्रियस प्रथम किस वंश से रिलेटेड था, तो इसका जो वंश था वो तो आपका डेमेट्रियस वंश ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमेट्रियस वंश। और इसमें अगर मैं अगला बात करूं तो इसकी कैपिटल इसने क्या नहीं, तो इसने सियाल कैपिटल, यानी कि जो अभी इस समय पाकिस्तान में पड़ता सियालकोट, तो ये क्या थी, इसकी कैपिटल इसने बनाई। अब इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो है मिनांडर, और मिनांडर की एक बुक भी है अगर आपने पढ़ी हो कभी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो आपका हुआ मिनांडर। और मिनांडर को बौद्ध एक भिक्षु थे जिनका नाम था मिलिंद पन्हो, इनकी बुक का नाम था। और जो उस भिक्षु का नाम था वो नाम था नागसेन। तो नागसेन, मिलिंद पन्हो में नागसेन के आंसर और आपके मिनांडर के क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया गया। यानी कि जो काव्य है ये मिलिंद पन्हो का अर्थ भी होता है कि मिलिंद प्रश्न, यानी कि मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के आंसर। तो इसके जो इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था वो किसने किया था, आपके बौद्ध धर्म में इसको दीक्षित किया था नागसेन ने। और नागसेन से ही इसका ये संवाद हुआ भी था। तो इसकी जो फेमस बुक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिलिंद पन्हो। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन उठता है कि मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, तो ये नागसेन की रचना है। और इसमें जिक्र किसका किसका किया गया है, मिलिंद प्लस नागसेन। मिलिंद के क्वेश्चन थे और नागसेन के आंसर थे। इस चीज को भी जानिए, यानी कि क्वेश्चन किसके थे, मिलिंद के, और आंसर नागसेन के। और यही खत्म हो जाता है आपका ये यवन। अगर यवनों की बात की जाए तो इनने पर्दा प्रथा का जो प्रचलन था वो यवनों ने ही शुरू किया था। और पर्दे को उस समय क्या कहा जाता था, यौनिका कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए यौनिका क्या है, तो पर्दे को ही क्या कहा जाता था, यौनिका कहा जाता था। और पर्दा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो पर्दा प्रथा की जो शुरुआत की थी वो यवनों ने ही की थी। इन्होंने उस समय ना बहुत मात्रा में सोने चांदी के सिक्के बनाए, और इन्हीं की समय में सबसे पहले सिक्कों में मतलब लिखने की प्रथा चालू हुई। और सबसे पहले इन्हीं के समय में जो सिक्के जारी हुए थे उनमें जो लेख लिखे हुए थे वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अगर बात की जाए सिक्कों पर लिखने की प्रथा का जो प्रचलन था वो किसने शुरू की थी, वो यवनों ने ही शुरू की थी। कौन सी, सिक्कों पर लिखने की प्रथा। क्योंकि इससे पहले जो सिक्के थे उन पे लिखावट तो हुई थी लेकिन वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। उसका रीजन क्या था कि वो या तो साफ तरीके से लिखे नहीं गए थे, जबकि इस वंश में जो सिक्के जारी हुए उन लोगों को हम लोगों ने अच्छे से समझा भी और पढ़ा भी। इस वंश में मतलब क्या कहते हैं, यवनों के समय एक आर्ट भी जो लोग अपने साथ लाए थे उसका नाम था हेलेस्टिक आर्ट, जो बड़ी ही फेमस आर्ट थी। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया है कि हेलेस्टिक आर्ट किससे संबंधित है। तो जो हेलेस्टिक आर्ट है ये किससे संबंधित है, यवनों से संबंधित है, क्योंकि इसका विकास कब हुआ, इसका विकास आपके यवनों के समय ही हुआ था। और यहीं आपका यवन साम्राज्य खत्म हो जाता। इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो इसके बाद बात करेंगे शक वंश की, क्योंकि आप यहीं पर देख चुके हैं कि यवनों में जो सबसे शक्तिशाली मैंने आपको बताया भी था इंडो ग्रीक एक था मिनांडर, जो कि मिलिंद पन्हो आप लोग जिसे अच्छे से समझ भी चुके होंगे। अगर इसमें बात करें शकों की तो शक जो थे ना वो मेनली भारत में ना चारागाह की खोज में आए हुए थे, क्योंकि इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। तो पशुपालन जो जानवर होंगे उनके खाने के लिए चारागाह की खोज में ये लोग गोलन दर्रे से भारत आ गए थे। और ये लोग कहाँ के निवासी हैं, तो ये लोग जो मूलतः थे ना ये सीरिया के उत्तर में रहने वाली जाति थी। तो ये जो आप पूछा जाता है शक क्या है, तो सीरिया के उत्तर में रहने वाली जाति को हम लोग शक के नाम से जानते हैं। और शक मेनली क्योंकि देखिए मान लीजिए जैसे मेरा व्यवसाय है, मैं जिस चीज से जुड़े होंगे तो मुझे उसके लिए कुछ चीजें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब उनका व्यवसाय था चारागाह, उनका मुख्य
जो कार्य था वो पशुपालन ही था। पशुपालन के लिए उन्हें चारागाह यानी पशुओं के लिए चारा की खोज में वो लोग एक दर्रा पड़ता गोलन दर्रा, तो गोलन दर्रे से वो लोग भारत आ गए थे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं शकों के बारे में। और एक आपने यहीं पर शक संवत भी सुना होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अगर शकों के बारे में बात की जाए तो ये लोग भारत किस लिए आए थे, मेनली इनका कोई ये नहीं था कि ये युद्ध साम्राज्य बनाने के लिए, तो ये मेनली ना चारागाह की खोज में भारत आ गए थे। किसकी खोज में आ गए थे? चारागाह की खोज में। और आए कहाँ से? तो एक जगह पड़ती है गोलन दर्रा, तो गोलन दर्रा से ये लोग भारत में लोगों ने एंट्री ली थी। और ये मेनली थे कहाँ के? तो ये लोग थे सीरिया के उत्तर में रहने वाली जाति थी ये। इनका मूलतः जो निवास स्थान था वो सीरिया के उत्तर में था। तो सीरिया के उत्तर में रहने वाली जाति क्या कहलाती है? शक कहलाती है। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि सीरिया के उत्तर में रहने वाली जाति क्या कहलाती है, तो वो शक कहलाती है। यानी कि ये सारी चीजें कंप्लीटली आपको समझ में आ गई। अब जब शक भारत में आए ना तो ये लोग 5 शाखाओं में बट गए। कितनी शाखाओं में बढ़ गए शक भारत में आके? 5 शाखाओं में बढ़ गए। एक हुआ अफगानिस्तान में, देखिए दो मेन, पहले इनका विभाजन दो, एक अफगानिस्तान में एक भारत में। और जो भारत में आए वो 5 चीजों में। और जो भारत में शक थे ना उनको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बनता है कि जो भारत में शक रह गए यानी कि जो भारत में रहने लगे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको क्षत्रप नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आकर इनका 2 भागों में विभाजन हो गया। तो आइए हम लोग शकों के बारे में देखते हैं। शक मूलतः यहाँ आकर 2 चीजों में बढ़ गए, एक तो अफगानिस्तान के शक और दूसरा भारत के शक। कहाँ कहाँ के शक? एक तो आपके अफगानिस्तान के और दूसरे आपके भारत के शक। और जो आपके भारत के शक थे ये 5 भागों में डिवाइड हुए। और ये पहले 2 भागों में उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। और क्षत्रप किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया है कि जो भारत में रहने वाले शक थे वो क्या कहलाए? तो भारत में रहने वाले शक आपके क्षत्रप कहलाए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब तो भारत में यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें कंफर्म हो। तो भारत में रहने वाले शक क्या कहलाए? क्षत्रप कहलाए। अब यहाँ से 2 भागों में फिर डिवाइड हुए, एक तो पश्चिमी, एक तो आपके हो गए पश्चिमी क्षत्रप और दूसरी हो गए आपके उत्तरी क्षत्रप। अब ये जो उत्तरी क्षत्रप थे ये फिर 2 भागों में डिवाइड हुए, कहलाए, एक कहलाए आपके उज्जैन के क्षत्रप और एक आपके कहलाए मथुरा के क्षत्रप। कहाँ कहाँ के आपके? एक आपके उज्जैन वाले हो गए जो उसमें थे, उसमें देखिए जो उत्तरी थे, उत्तरी में 2 हो गए। पहले हम लोग उत्तरी के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी में एक हो गया आपके तक्षशिला के, क्या कहा? एक हो गए उत्तरी क्षत्रप जो 2 भागों में डिवाइड हुआ, तो उन 2 भागों के नाम क्या हो? एक तो ये लोग कहलाए तक्षशिला के और जो दूसरा कहलाए ये लोग कहलाए मथुरा। आप देखिए शक जब भारत आए तो मेनली किस लिए आए? चारागाह की खोज में आए। कहाँ से आए? गोलन दर्रे से आए। और यहाँ आकर कहाँ कहाँ कुछ शक अफगानिस्तान में बसे और कुछ भारत में बसे। जो शक भारत में बसे वो 5 भागों में डिवाइड हुए। भारत में रहने वाले शकों को क्षत्रप नाम से जाना गया। अब 5 भागों में डिवाइड हुए, पहले 2 भागों में, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। जो उत्तरी क्षत्रप थे ये पश्चिमी क्षत्रप, वो सॉरी तक्षशिला के क्षत्रप और मथुरा के क्षत्रप 2 भागों में डिवाइड। अब ये लोग मथुरा में मेनली नहीं थे, ये लोग बसे थे मालवा क्षेत्र में। कहाँ? मालवा क्षेत्र में। मालवा कहाँ पड़ता है आपका? तो मालवा आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। अब यहीं पर एक घटना होती है जहां से आपका विक्रम संवत जन्म लेता है। तो इन शकों को आपने पढ़ा होगा, जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था। तो एक विक्रमादित्य क्या है? विक्रमादित्य उपाधि है। और ये किसने और क्यों हासिल की थी? धारण की थी। तो अभी तक के भारत के इतिहास में 14 विक्रमादित्य की उपाधियां हुई हैं, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की उपाधि सबसे फेमस उपाधि है। तो एक राजा थे उज्जैन के, अब इनका नाम आज तक पता नहीं चल पाया। तो उज्जैन के राजा ने 58 या 57 बीसी में, ये भी कंपनी कंफर्म नहीं कि 58 बीसी है कि 57 बीसी है, 58 या 57 बीसी में मालवा क्षेत्र के रहने वाले शकों को हरा दिया। और जब मालवा क्षेत्र में
और रहने वाले शकों को हरा दिया, तो ये शक भागते भागते पहुंच गए मथुरा, और यही कहलाए ये मथुरा के शक। समझ गए होंगे मथुरा के शक कैसे कहलाए। मालवा क्षेत्र में जो शक थे उनको उज्जैन के राजा ने हराया, और इस घटना को विक्रम संवत के नाम से जाना गया, क्योंकि जिस समय उन्हें हराया तो यही क्वेश्चन बनता है कि विक्रम संवत क्यों बना। तो उज्जैन के राजा ने मालवा के शकों को हराया, जिस सन में हराया उस सन को विक्रम संवत के नाम से जाना गया। और किस सन में हराया, 58 या 57 संवत में हराया। यानी कि ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। अब ये शक यहाँ से भागते भागते गए और मथुरा में जा बसे, तो मथुरा के शक कहलाए। अब उज्जैन के राजा ने जब इनको हराया तो इन्हें एक उपाधि धारण की। क्या, इनने एक उपाधि धारण जिसका नाम हुआ विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की उपाधि अभी तक भारत में 14 लोगों ने धारण की, और सबसे जो फेमस उपाधि हुई वो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि हुई। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसी विक्रम संवत को एक और नाम से जानते हैं। विक्रम संवत को एक और नाम है, क्या है, उसे मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। किस संवत के नाम से, मालव। मालव संवत क्यों, क्योंकि मालवा के शकों को हलाया था, इसलिए विक्रम संवत को मालव संवत भी कहा जाता है। ये चीजें आपको कंप्लीटली कंफर्म हो गई। अब ये जो आपके तक्षशिला नहीं, पश्चिमी क्षत्रप थे, अब ये भी दो भागों में टूटे। कौन कौन से, एक तो आपके हो गए नासिक के, यहाँ पर इन्हें शक नहीं कहा जाता, भारत में इन्हें क्या कहा जाता है, क्षत्रप। तो एक हो गए नासिक के क्षत्रप, और दूसरे जो आपके हो गए उज्जैन के क्षत्रप। और यही आपका शक के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है। यानी कि शक आप लोग समझ गए होंगे कि भारत में ये आए, भारत में क्या कहलाए, कितने भागों में टूटे, कहाँ बसे, और यही इनका समापन हो जाता है। अब अगर बात की जाए शकों की, तो उज्जैन के जो शक थे, क्योंकि आप लोगों ने इनको देख लिया, अब देखिए जैसे ये रह गया उज्जैन के शक, उज्जैन के ही राजा ने हराया था। उज्जैन के शकों में एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, रुद्रदामन प्रथम। क्या हुआ, रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम का एक गवर्नर था सुविशाख। अब आपने अगर मौर्यों में पढ़ा होगा तो एक सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो उस झील का पुनरुद्धार कौन करवाएगा, रुद्रदामन प्रथम करवाएगा। और सुदर्शन झील का राजा था, खुद तो जाएगा ना, कौन जाएगा, उसका गवर्नर जाएगा। और उस गवर्नर का क्या नाम था, तो उसके गवर्नर का नाम था आपका सुविशाख। और ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो बर्तन मांजने के लिए कहे का उपयोग किया जाता है, जूठ का। तो कहाँ, जूनागढ़ के अभिलेख में। तो ये जानकारी कहाँ मिली, जूनागढ़ के अभिलेख से मिली। तो ये चीजें आपको कंप्लीटली कंफर्म हो चुकी होंगी। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि शक तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये आपका सुदर्शन झील वाला टॉपिक रह जा रहा था। क्योंकि मैंने मौर्यों में भी आपको नहीं बताया था कि निर्माण किसने कराया, और किसने कोई क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील का जो में किसने कितने वंश ने कार्य किया, तो 3 वंश ने शासन किया और 4 शासकों ने। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक जो उज्जैन के शक थे, यानी कि उज्जैन के क्षत्रप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि शकों को क्या कहा गया, क्षत्र। अब इसमें एक राजा हुआ बड़ा, इसका जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ, वो आपका हुआ रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम का एक बड़ा ही फेमस कार्य है, वो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। किस झील का, सुदर्शन झील का। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कर, अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो जूठ से बर्तन धुला जाता है, तो यानी कि जूनागढ़ के अभिलेख से। किस अभिलेख से, जूनागढ़ के अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ये जो आपका रुद्रदामन प्रथम था ना, ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। आप देखेंगे अभी तक जितने भी आपको अभिलेख मिल रहे हैं सब प्राकृत भाषा में ही मिल रहे हैं, लेकिन ये जो आपका रुद्रदामन प्रथम है, इसने संस्कृत भाषा में भी एक अभिलेख करवाया था, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी था। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो अभिलेख थे किस भाषा में थे आपके, सब प्राकृत भाषा में।
और जो संस्कृत भाषा में इसका अभिलेख था उसका नाम क्या था? तो इसके जो संस्कृत भाषा का अभिलेख होगा उसका नाम हो जाएगा आपका गिरनार अभिलेख। तो अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा हो जाएगा, तो आपका सीधा आंसर हो जाता है गिरनार अभिलेख। और गिरनार अभिलेख किसके समय में? रुद्रदामन प्रथम। ये कहाँ, ये क्या है? ये शक थे। तो कहाँ के शक थे? उज्जैन के शक थे। तो यानी कि ये चीजें आपको कंप्लीटली कंफर्म हो गई होंगी। अगर मैं सुदर्शन झील की बात करूं, तो सुदर्शन जो झील थी आपकी, इसका निर्माण किसने करवाया? सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो जो इसका निर्माण था वो करवाया आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य खुद तो गया नहीं होगा, तो उस समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त, कौन? इसका एक गवर्नर था, सौराष्ट्र में इसी का शासन था। सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, तो पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन बनेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक सामंत था, क्वेश्चन आएगा, जिसे गवर्नर था, सॉरी सामंत वही है, जिसे क्या कहा, जिसका क्या नाम? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण। अब इसके पुनरुद्धार की बात की जाए तो इसका जो सबसे पहले पुनरुद्धार था वो इसी के पोते यानी कि अशोक ने करवाया। अब अशोक के बाद जो अगला इसका पुनरुद्धार करवाएगा वो आपका करवाएगा रुद्रदामन प्रथम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और रुद्रदामन प्रथम के बाद अगर इसका कोई पुनरुद्धार करवाएगा तो गुप्त वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था आपका स्कंदगुप्त, और उसका भी एक गवर्नर था, क्योंकि जो राजा थे ये लोग खुद तो जाते नहीं थे, तो क्या हुआ? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गवर्नर, उस गवर्नर का क्या नाम हो जाएगा? तो उसका जो गवर्नर था आपका पर्णदत्त, उसने इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील में कितने वंश के शासकों ने कार्य करवाया? तो शासक तो 4 हुए। एक तो आपका निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर अशोक ने पुनरुद्धार करवाया, रुद्रदामन ने भी करवाया, और फिर स्कंदगुप्त ने भी करवाया। तो कितने हो गए? 4 शासक हो गए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों गुप्त वंश, वो मौर्य वंश के थे, जबकि ये गुप्त वंश का था, ये शक था। तो कितने वंश हो गए इसमें? 3 वंश हो गए। और अगर शासकों की बात की जाए तो 4 शासक हो गए। तो यानी कि ये चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। तो आइए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। अब अगले हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, जिसके राज्यारोहण के समय शक संवत प्रारंभ हुआ, जो कि मैंने आपको बताया। देखिए फिर संवतों की बात करें तो जो संवत अभी इसमें विक्रम संवत शुरू हुआ ये BC में, उसके बाद के जो सारे संवत हैं वो AD में है। यानी कि ये अब कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि संवतों में इन 4 में से कौन सा संवत अलग है, तो हम लोग समझ नहीं पाते कैसे अलग होगा। तो वो BC में है, बाकी सब AD में। वो मतलब उसका टाइम जीसस के जन्म के पहले का है, विक्रम संवत के, और उसके बाद के जो 3 संवत हैं वो किसके? जीसस के जन्म के बाद के संवत है। तो इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है आपकी कठिन मेहनत। अगर आप कठिन परिश्रम करना जानते हैं तो आप सफलता पाना भी जानते हैं। तो परिश्रम से जी कभी मत चुराइए। थैंक यू सो मच।